अनुभवों की पुनरावृत्ति प्रायः मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का दायरा संकुचित कर देती है। अक्सर कहा जाता है मनुष्य इंसान का अनुभव इंसान का व्यक्तित्व होता है। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रही हूँ दोस्तों अपने शो में, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के शो व्हाट वेंट राइट में मैं भारती रायना आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो टीवी की दुनिया के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के काफी समय तक एक राजा रहे हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी एक शासन किया है। सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ टीवी स्क्रीन के साथ साथ शब्दों के बादशाह रहे हैं, आवाज के बादशाह रहे हैं। उनके मुंह से बोला गया हर शब्द जो है वो प्रशंसा के लायक होता है। चाहे आप कविता कहे, चाहे डायलॉग बोले या किसी भी चीज के बारे में बात करें, उनके द्वारा कही गई हर बात एक कविता बन के रह जाती है। सो दोस्तों, बिना किसी इंतजार के आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी राजेंद्र गुप्ता जी को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। व्हाट वेंट राइट में। सर, आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे अनुरोध पे आपने हाँ किया, हमारे साथ अपनी पूरी जीवन की जो भी संक्षिप्त एक छोटे सा सार हमारे साथ आपने शेयर करने के लिए हमारे लिए हाँ किया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अगर आपकी समरी में स्टार्ट कर, इतनी लंबी जर्नी, इतना लंबा सफर सर, टेलीविजन की स्क्रीन से शुरू हुआ, सिल्वर स्क्रीन पे हर बड़े प्रोजेक्ट पर आप हमेशा से बहुत ज्यादा प्रशंसनीय रोल करते आए हैं। इतनी लंबी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर आप? मैं क्या बताऊंगा, लोग मुझे देखते हैं, वो ज्यादा बताएंगे मेरे बारे में। अब मैं अपने बारे में क्या बोलूंगा। मैं तो कोशिश करता हूं काम करने की, अपनी तरफ से अपनी योग्यता के मुताबिक अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूं, और हर बार एक चैलेंज की तरह से होता है और प्रयोग होता है। वो हर बार कभी अच्छा हो जाता है, कभी उतना अच्छा नहीं हो पाता, मगर मेरी कोशिश, ईमानदार कोशिश लगातार रहती है बस। अक्सर ऑस्कर विनिंग अवार्ड मूवी थी आपकी लगान। उस तब वहां तक पहुंचेंगे, इतने रिनाउंड कलाकारों के साथ काम करेंगे, इतने अनुभवों को जिएंगे, कभी सोचा था आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए? मुझे लगता है जीवन अपने आप ही हमें ले जा रहा होता है, कभी उसके बारे में हमें पता नहीं होता पहले से, ना हम सोचते हैं। आदमी, मुझे लगता है कि कम से कम मैं अपने बारे में तो यही कह सकता हूँ, हम तो कम से कम मेरे साथ तो यही था। हमारे, मुझे लगता है ड्रीम्स भी बड़े वेग से होते हैं, उनको बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं होते, उनको फॉलो करते रहते हैं। कुछ वो धीरे धीरे उनमें क्लैरिटी आने लगती है, और उसी उसी धुंध में से हम गुजरते रहते हैं, रास्ता ढूंढते रहते हैं। कभी साफ दिखने लगता है कुछ दूर तक, कभी बिल्कुल नहीं दिखा, जब ज्यादा कोहरा होता है जैसे। तो बस इस तरह से चलती रहती है दुनिया, मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता होता, मुझे लगता है किसी को भी, खासकर जब हम ये तय करते हैं हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में जाना चाहते हैं, ग्लैमर, जिसमें खासकर सिनेमा के अंदर और टेलीविजन के अंदर जो ग्लैमर से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर तो बहुत ही एक एक मतलब वो वैसे ही इतनी चकाचौंध वाली दुनिया है कि वहां इतनी ज्यादा लाइट होती है कि वो लाइट में वैसे ही आपको आंखें चौंधिया जाती हैं, वो दिखता नहीं है साफ साफ। कम से कम मैं अपनी बात करूं तो बहुत तरह तरह के लोग हैं, हर एक, कईयों को बहुत शार्प होते हैं, उन्हें मालूम है अपना क्लियर, मुझे तो कभी नहीं हुआ। मगर हाँ, एक एक एक, एक पागलपन, एक ड्राइव होती है जो आपको चलाए रखती है, और शायद उसी ड्राइव ने मुझे चलाए रखा लगातार। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था सर? फर्स्ट प्रोजेक्ट मतलब आपका जो जो आपको जो मुंबई तक लेकर आया था, और मुंबई के आने के बाद जो आपको पहला काम मिला आपको टीवी स्क्रीन पर सर? एक मुंबई आने के बाद मुझे टेलीविजन शुरू हो चुका था,
कमर्शियल टेलीविजन 82 में, एशियाड 82 में दूरदर्शन को उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया था, उसका टाइम बेचने लगे थे और लोग सीरियल्स अपने बनाते थे। वो तो मैं उसी दौरान 85 में, वो 82 में शुरू, 85 में मैं शिफ्ट कर गया। तो यहाँ के टेलीविजन में ही ज्यादा मुझे काम मिला और कई सीरियल्स मुझे मिले शुरू में ही आने के, जिनमें एक दर्पण नाम का सीरियल था, जो अलग अलग कहानियां, उसमें लिटरेचर से ली हुई कहानियां बनाई जाती थी। एक रजनी नाम का सीरियल था, डॉक्टर बासु भट्टाचार्य बासु चैटर्जी बना रहे थे। फिर एक और कबीर सीरियल हमारे एनएसडी कई कलीग थे, हमारे अनिल चौधरी साहब, उन्होंने बनाया, उसमें लिया। फिर इंतजार एक सीरियल काफी, जिसमें मेरा प्रोमिनेंट बहुत बड़ा रोल था। ये एक ग्रुप था सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा, कुंदन शाह का। वो मेजर रोल जो कहना चाहिए, कबीर और कबीर के बाद वो इंतजार एक सीरियल था, जिसमें स्टेशन मास्टर की मेन रोल की भूमिका मुझे मिली थी। इस तरह से धीरे धीरे वो चलने लगी। और सर, ये जो चंद्रकांता का रोल मिला आपको, पंडित जगन्नाथ जी की जिसमें भूमिका निभाई आपने, जिसको आज भी लोग बहुत ज्यादा याद रखते हैं, इस भूमिका के बारे में बताइए सर। ये रोल कैसे मिला, कितना एक्साइटिंग था ये रोल आपके लिए? क्या मिलता है, ये तो है कि ये दिन कैसे निकला हमारे हाथ में थोड़ी है। सूरज कैसे निकला, वो तो निकलता है। अब वो कितने बजे निकलेगा, कम से कम इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन जीवन में हमारे कौन सी घटना कब होगी हमें क्या मालूम होती है। बिल्कुल सही सर, है ना। तो कैसे मिला, कोई कहानी नहीं है, बस किसी ने बताया कि साहब वहां आपकी चर्चा हो रही थी और एक रोल आपको देना चाहते हैं, आप कहेंगे? मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा, मुझे लगा कॉस्ट्यूम ड्रामा है क्या, जादू ये वो, बड़े भड़कीले से कपड़े नौटंकी टाइप कुछ होगा। तो मतलब हंसते खेलते मैंने कहा चलिए देख लेते हैं, कुछ खास दूसरा काम नहीं कर रहे थे, तो वो चलिए अब पसंद आ गया। वो रोल बढ़ गया, बढ़ाते गए लगातार, मुझे भी मजा आने लगा। राइटर बहुत अच्छे थे, कमलेश्वर जैसे राइटर थे बहुत अच्छे। मतलब अब अच्छे डायलॉग किसी एक्टर को बोलने को मिले और क्या चाहिए उसे। तो एक तरह का दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इधर एक्टर, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, पूर्ण कर रहे थे और मजा आने लगा। फिर एक को एक्टर बहुत अच्छे थे, अखिलेंद्र मिश्रा, जो यक्कू का रोल करते थे, जिनके साथ मेन हमारे और कई बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। तो इस तरह से वो चल निकला और डबल रोल भी बन गया। उसके भाई का रोल भी नेगेटिव मुझसे कराने लगे। तो अपने आप एक जिंदगी शेप लेती रहती है, कहानी भी इस तरह से अपने आप शेप, टेलीविजन की कहानियां तो खुद ब खुद शेप लेती हैं। वो ऑडियंस के वो पीआरपीज और ऑडियंस के रिएक्शंस को देख करके प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सब उसको एक लगातार उसमें एक अमेंडमेंट होती रहती है और घुमाते रहते हैं कहानियों को। सर, आप इतने मल्टीपल रोल्स के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम बात करें मिर्जा गालिब की 1988 में जो रिलीज हुआ आपका, या नुक्कड़ नाटक की बात करें, हर एक किरदार बहुत ही डिफरेंट था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया को सर, अगर आपको अभी मैंने देखा कि आपने एक इंटरव्यू दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को, जिसमें आपने कहा था कि सलीम लंगड़े पे मत रो, जो 1989 में रिलीज हुई थी, वो एक मूवी थी जिसके रोल पे आपको हमेशा से बहुत गर्व रहा है। सो आपके इतने मल्टीपल किरदार रहते हैं सर, कहाँ, मतलब कभी आप हंसते हैं, कभी आपके बहुत सीरियस किरदार है। चिड़ियाघर में आपका बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमेडी है, उसमें आप बहुत मतलब हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, कहीं बहुत गंभीर है। और अभी रिसेंटली जो 2019 में दामोदर दास मोदी आई, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्क्रिप्ट थी सर। तो इतने सारे, एक इंसान इतने मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, क्या ये अनुभव है या एक किरदार की डिमांड है? ओरिजिनली तो किरदार की डिमांड ही होती है। पर सर भाई हम कहाँ से, हमारा बेस क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल सबसे पहले वो स्क्रिप्ट है।
स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, कैसे वो कैरेक्टर है, उसकी अपनी साइकी कैसी है, वो बहुत मस्त है, बहुत दुखी किस्म का इंसान है, उसके हालात कैसे हैं, उसकी कहानी में जो उसके साथ जुड़े हुए पात्र हैं उनके साथ उनके संबंध कैसे हैं, ये सारी चीजें उसके बिहेवियर को तय करती रहती हैं। और उन उन उन, उन उस बिहेवियर को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, वो हमारे पास वो डायलॉग होते हैं या वो मोमेंट्स होते हैं जो हम दूसरे को एक्टर्स या कहिए कि को कैरेक्टर्स जो हमारे हैं उनके साथ जीते हुए, और वो सब डायलॉग्स के थ्रू और उन सीन्स के थ्रू जैसे वो कंसीव किए गए हैं, उन सीन्स की संवेदनाओं के थ्रू वो हमें मौका मिलता है वो सब दिखाने का। तो ये जो आप अलग अलग बात कर रही हैं, तो वो अलग अलग कैरेक्टर्स मुझे मिले और मैं करता गया, और वैसे जितना अलग अलग मिलता है उतना ही हमें इंस्पायर करता है। वो एक जैसा काम जब लगातार मिलने लगे और आप उसको करने लगे, स्वीकार करके करते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि उसमें उतना नयापन या उतनी एक इंस्पिरेशनल उसके अंदर एलिमेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। मैंने कोशिश हमेशा की है कि मुझे बड़ी कॉन्शियस कोशिश की है, जो थोड़ी सी कॉमर्शियल एंगल से उसको देखा जाए तो वो नेगेटिव भी है, और उसकी वजह से शायद जितना मैं कर सकता था काम, उतना मुझे काम मैंने नहीं किया या मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे को एक जैसा काम करने में, जैसा मैं पिछला रोल कोई किया है वैसे ही रोल मुझे अगर कोई ऑफर करता है यूं का यूं, जो कि कमर्शियल बाजार की डिमांड है, एक रोल आपका पॉपुलर हो गया है, वो हमेशा उसी तरह के रोल आपको देते हैं क्योंकि वो उसको बेच सकते हैं आसानी से और वो पॉपुलर ऑलरेडी है। बट वो व्यक्तिगत रूप से मुझे इंस्पायर नहीं करता, इसलिए मैं उसको हमेशा बहुत अवॉइड किया है उस तरह के कामों को करने के लिए। मगर उसका एक पॉजिटिव नतीजा भी हुआ है, जिंदगी थोड़ी सी लगातार ऊपर करियर, मगर फायदा हुआ है कि जो आप मिले हैं और मैं करता रहा हूं कि आज शायद लोगों को लगता है हाँ, एक कमाल की एक अलग अलग जर्नी है, बहुत अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है। तो बस ऐसा ही है थोड़ा। सर बहुत सारे रूप हैं। अगर फिल्म लगान की बात करें तो चंपानेर में आपने एक मुखिया के रूप में काम किया था, गांव के मुखिया की भूमिका निभाई थी। उसके बाद तनु में वेड्स मनु में आपने कंगना रनावत के फादर का रोल किया था, जो बिल्कुल ही डिफरेंट था, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच वाली थी वो। चिड़ियाघर में जो आपने केसरी नारायण जी का रोल किया था, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था और बहुत ही लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया। तो इतनी सारी श्रृंखलाओं को आपने जोड़ के रखा है और इतना ज्यादा उसमें कोऑर्डिनेशन रखा है कि लोग हमेशा आपको, चाहे वो सिल्वर स्क्रीन हो चाहे टीवी की स्क्रीन हो, हर जगह एक नया अनुभव करते हैं आपकी एक्टिंग के साथ। सर रिसेंटली अभी मैंने आपको देखा, आप कविताओं के साथ जुड़े, अभिनय है आपका, डायलॉग है, स्क्रिप्ट है, आप कविताओं के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं सर, और आप थिएटर के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आपने टीवी भी किया, आपने सिल्वर स्क्रीन भी किया और आपने थिएटर भी किया सर। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो आपके लिए आप किसके सबसे ज्यादा क्लोज है सर? देखिए, ये सिर्फ दर्शक के लिए अलग अलग चीजें हैं, ये तीन एक्टर के लिए ऑलमोस्ट सेम है। वो थिएटर किया, थिएटर तो करना ही था, थिएटर से ही हम आए थे। 10-12 साल थिएटर करने के बाद मैं बॉम्बे आया था 85 में। 13 साल पहले एनएसडी से पास किया था। तो थिएटर तो जीवन था, थिएटर ही उद्गम है, बिगिनिंग है जीवन की, और थिएटर ही, और कोई तरीका भी नहीं था अपने आप को, अपने को एक्टिंग अभिनय करने के लिए। हमारे पास माध्यम भी थिएटर था, हर छोटे शहर से आए हुए लोगों के पास और कोई जरिया ही नहीं होता। और हम तो जिस तरह के बैकग्राउंड से आए हुए थे, वहां पर सिनेमा में जाना है, ये स्थूल रूप से इस ख्वाब को भी नहीं देख सकते थे। ख्वाब भी है तो वो सबकॉन्शियस में है, उसको अपने आप भी शब्दों
में प्रकट अपने लिए भी नहीं कर पाते थे, कम से कम मैं अपनी बात करूं, मैं उस तरह से बैकग्राउंड या उस तरह की मानसिकता और मेरी नेचर स्वभाव था मेरा। तो थिएटर तो मतलब और कोई तरीका ही नहीं था अपने आप को ढूंढने का, एक ही तरीका कुछ था तो थिएटर था, जो हमने एनएसडी ज्वाइन किया, काम किया, ऐसे धीरे धीरे 10-12 साल कार्य करने के बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया। तो ये तो रही कि भैया थिएटर किया, उसके बाद बॉम्बे आए। तो मैं ये भी मानता हूँ कि बॉम्बे हर आदमी, हर एक्टर जो थिएटर से आता है वो बम्बई इसलिए आता है कि अल्टीमेटली घूम फिर के जो 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 जीविका है, जो वो रोजी रोटी है, वो सिर्फ सिनेमा या टेलीविजन में ही है। थिएटर में रोजी रोटी नहीं है। थिएटर कितना भी आपको एक्सपर्ट बना दे, थिएटर आपको कितना भी एक आपके सीखने का मेन माध्यम थिएटर है, मेन जो स्कूलिंग है वो पूरा थिएटर में होती है। लेकिन वहां रोजी रोटी नहीं है, वहां जॉब नहीं है। जॉब है भी तो बहुत ही मिनिमल से जैसे होते हैं, कोई सरकारी ग्रांट से कोई एनएसडी चल रही है, कोई रेपर्टरी चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बंबई की बात थोड़ी सी छोड़ दें अगर हम, तो मुश्किल से अपने आप को जिंदा रखे हुए वो रहता है थिएटर। और वो ग्रुप कोई थिएटर करता रह पाए, यही बहुत बड़ी बात है। वो अपने एक्टर्स को कहां से पेमेंट करे, होता ही नहीं। तो आएगा, बंबई आएगा तो टेलीविजन और सीरियल करेगा। अल्टीमेटली उसको प्रैक्टिकल जिंदगी से भी उसको सामना करना है, साक्षात्कार करना है। तो इसलिए, और फिर टेलीविजन और सिनेमा अल्टीमेटली थिएटर की ही एक्सटेंशन है। सिर्फ वहां लाइव देखते हैं या कैमरा के थ्रू, आप जैसे आपसे बात, कैमरा के थ्रू सारा कुछ वो देखा और दिखाया जा रहा है। मगर एक्टर के तौर पर जहां तक मेरी समझ में आया कि बहुत ज्यादा हम बारीकियों में जाएंगे तो एक अलग बात है, थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आएगा और समझ में भी आएगा टेक्निकली वो क्या है फर्क, बट मोटे तौर पर एक ही चीज है वो। और टेलीविजन आदमी करता है कि टेलीविजन आपको ने टेलीविजन ने जॉब बहुत दिया है लोगों को, लगातार जॉब दिया है, और एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए सोसाइटी में जब से टेलीविजन आया है उसने उसकी जगह बनाई है। उसको इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए उसको उतना धन भी उसे देता है टेलीविजन। टेलीविजन की कुछ और दूसरी समस्या है। टेलीविजन लगातार रोज अखबार की तरह से है, रोज छापो और न्यूज बन जाए, अगले दिन भूल जाते हैं कल का एपिसोड क्या था, आज क्या आना है, उस पर बात होती रहती है। तो वो एक तरह की नौकरी भी हो, धीरे धीरे वो एक्टिंग जो है, एक्टिंग से ज्यादा एक्टिंग की नौकरी होने लगती है। तो धीरे धीरे क्रिएटिविटी जाहिर है कम हो जाती है। जब एक ही चीज आप रोज रोज करेंगे तो वो थोड़ी सी एक स्टेग्नेशन आ जाएगा, एक मोनोटनी आ जाएगी, और हर आदमी अपने आप को, द बेस्ट ऑफ द एक्टर्स दे स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। और खैर चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी है हिंदुस्तान में, वो चलता रहता है। तो कई सारे सीरियल आप देखते हैं 10-10 12-12 साल से चल रहे हैं। हर आदमी, एवरीवन इज मेकिंग मनी, बट देन जो भी डिसर्निंग ऑडियंस थोड़ी सा वो देखते हैं, एक्सपोजर है जिनको इंटरनेशनल, उनको लगता है ये क्या सेम सेम सेम। खैर वो एक बिल्कुल दूसरा बात है। तो टेलीविजन के मुकाबले में सिनेमा आपकी लाइफ बढ़ाता है, आपको लगातार अलग अलग काम करने के लिए। और अगर फिल्म चल गई, आपने अभी बात की लगान, आज 20 साल के बाद भी लगान की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस 20 साल में उससे 50 गुना और काम किए होंगे टेलीविजन में, बट बात उसकी हो रही है क्यों? वो स्वभाव जो है उसका, नेचर जो है उस फिल्म का, वो ये है। क्योंकि एक आदमी ने आज देखी, एक आदमी ने 10 साल के बाद देखी, एक आदमी ने 1 साल के बाद देखी, और फिर रिपीट कर रहे हैं आप, तो उसकी एक ऐतिहासिक जगह बनती है और वो लगातार एक क्लासिकल रूप ले लेता है और अच्छा काम फिर वो, जबकि टेलीविजन में आपने अच्छे से अच्छा काम है आपको मालूम ही नहीं, और आज ढूंढोगे कहीं मिलेगा ही नहीं देखने को, क्योंकि वो तो जिंदा ही उस आज की न्यूज पर है, या आज जो हमें माल बेचना है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट। अल्टीमेटली ये सारा टेलीविजन जो है, चाहे वो न्यूज वर्क है, चाहे हमारा क्रिएटिव कहानियां या जो भी हम देखते हैं, वो सब अल्टीमेटली कौन उसको फीड कौन कर रहा है, उसको 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 खिला कौन रहा है, वो एड वर्ड है। और उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। सिनेमा सिनेमा के लिए सिनेमा बनाया जाता है।
नाटक भी उसी तरह से नाटक के लिए नाटक होता है। तो ये बेसिक से बट एक अलग दृष्टिकोण से देखने और समझने की सारी चीजें हैं ये। एक्टर के तौर पर तो जी। सर, समीक्षक होते हैं जो बहुत प्रशंसा करते हैं आपकी हर मूवी में, और अगर आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स की बात करूं तो आपको तो सर मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब मेरे को बताने की जरूरत है, हिंदुस्तान का हर घर आपको जानता है। 1990 में आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ सम्मानित किया गया, और जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टेलीविजन धारावाहिक में आपने जो काम किया उसमें शामिल होने के लिए आपको गौरवान्वित किया गया। सर, कैसे लगती है इस तरह की अचीवमेंट्स, क्योंकि आप जिस तरह के कलाकार हैं, अभी अभी आपने बोला कि मुंबई में लोग ज्यादातर आते हैं क्योंकि थिएटर भी एक्टिंग सिखाता है, लेकिन मुंबई लोग आते हैं क्योंकि मुंबई आपको नेम और फेम दोनों देता है। सर, आपने तो आप जब 1985 में मुंबई आए उसके बाद से आज तक 2021 तक अपनी नेम और फेम और प्रोफेशनल जो जितना कमर्शियल मीडिया है उसमें सब कुछ कमाया। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है अभी करना बाकी रह गया है? कोई ऐसा एक स्काई इज द रोल? लिमिट। स्काई इज द लिमिट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मतलब मैं गिना ही नहीं सकता और क्या क्या करना चाहता हूं। मैं उसको शब्द नहीं दे सकता, आज भी नहीं दे सकता। इतनी दबी हुई हमारी इच्छाएं होती। मैं चाहता हूं दुनिया का बेस्ट रोल मैं करूं, जो किसी बेस्ट एक्टर ने किया था वो मुझे भी मिले और मैं उसको करूं। कोशिश तो करूं। पसंद आए ना आए वो आप जाने। और ऐसे जितना किया है उससे शायद 100 गुना और काम बाकी होगा जो मैं करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है। मैं तो हर आम आदमी की तरह से, जैसे आप अपना काम कर रही हैं, मैं ये मानता हूं। ये मेरी सोच है और मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसा ही होता है। अदरवाइज हम आर्टिफिशियल कोई भी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कुछ भी, कि हम जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जो भी ईमानदारी से मेहनत और लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं, मैं उनमें से एक हूं। मेरा फील्ड ये है, आपका ये है, किसी तीसरे का कुछ और है। मेरे से 10-10 गुना, 20-20 गुना बेटर एक्टर्स हमारे आसपास, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी थिएटर इंडस्ट्री में, हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में है, जिनको हम जानते हैं, देखते हैं लगातार। और ऐसे भी पता नहीं मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जो अभी तक सामने ही नहीं आए, मौके ही नहीं मिले। ये हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज का ये भी है ना, अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है, कब मिल रही है, कितने परसेंट लोगों को मिलती है? मिलती ही नहीं। मैं जानता हूं 40-40 साल से लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और एक धुंधले से ख्वाब का पीछा कर रहे हैं। और टैलेंटेड है उतने, जो कुछ भी कर सकते हैं। उनको जिसको हम देखें, जब वो सामने आए अगर, तो हम दंग रह जाएं। अरे बाप रे, क्या काम करता है यार। मौका नहीं मिलता। ये मुल्क हमारा मौके बहुत कम देता है। कनेक्शंस को, जिनके बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं उसको मौके ज्यादा मिलते हैं। जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, ज्यादातर तो उनको मौके मिलते हैं। और फिर तीसरा, मौके मिल भी जाएं, कईयों को मिल जाते हैं, वो इतने स्मार्ट नहीं होते कि आज की तारीख में इस जंगल में, मार्केटिंग वाले जंगल में, जहां हर आदमी एक दूसरे का कट थ्रोट कंपटीशन है, हर आदमी एक दूसरे के छाती पे पांव रख के आगे जाना चाहता है, उसमें अपने आप को संभाल पाए, उसमें अपने आप को बचा के रख पाए। कितनी कितने 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 लेवल पर कितनी कितनी इम्तिहान है, कितने ऑब्स्टेकल्स हैं। तो मैं भी एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि सारी इन दिक्कतों और मुश्किलों के बावजूद, और बेसिकली ऑलमोस्ट एक
मार्केटिंग वाइज आई एम नॉट ए द मार्केट पर्सन एट ऑल, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उसके बावजूद भी आज अगर मैं इस उम्र में और पिछले 35-40 साल से अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये जादू है, ऊपर वाले का कमाल है कि मेरे जैसे आदमी को भी आज वो ये मुकाम उसने दिया है। ठीक है, लगे रहो, बस एक ही हमारे पास है, हम पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते जाए। मैं वो काम कर रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई तोप हूं, पता नहीं क्या हो गया है, क्या कर लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए मैं करते रहना चाहता हूँ, और भी जहां संभव होगा जितना। सर, पानीपत से अपना सफर शुरू किया था, एक बिजनेस क्लास फैमिली में आपका जन्म हुआ था, कुरुक्षेत्र से अपनी पढ़ाई पढ़ी आपने। अभी अभी आपने बोला कि सितारों को भी सितारा बनने के लिए सितारों की जरूरत होती है। तो आपके सितारों ने तो आपको कभी गर्दिश में नहीं रखा, उसके लिए हमें मतलब हमेशा से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा आपके सितारों ने आपको सितारा ही बना के रखा, और चांद तारों की तरह हमेशा से ही आप शायद इस कमर्शियल वर्ल्ड में चमके हैं, एज अ स्टार चमके हैं, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो सिल्वर स्क्रीन हो। बहुत सारे अनुभवों से गुजरे होंगे सर, अच्छे और बुरे दोनों। अभी अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें होती है, हर इंसान बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश करता है, पर सभी अपने आप को प्रूव कर पाए इस इंडस्ट्री में, ये जरूरी नहीं। कभी कोई ऐसा अनुभव रहा सर जिसने आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से हिला दिया हो, कि आपको लगा हो कि वही अच्छा था कहीं जहां मैं पानीपत में अपने पिता के, जहां आपके पिता एक व्यवसायी थे, काश उन्हीं के साथ रहा होता, मुंबई नहीं आया होता। देखिए, लाइफ में सिनेमा की कहानी की तरह से लाइफ ऐसे नहीं चलती। कहानी होती है, मगर वो कहानी इतने लंबे वर्षों तक चलती रहती है कि उसको हम, सिनेमा तो 2 घंटे में सब कुछ दिखा देता है, उपन्यास 100 पेज में, 500 पेज में दिखा देता है। जिंदगी तो फैली है हजारों दिनों में, रोज घटनाएं होती हैं, रोज आपको लगता है कि क्या करें। तो उनको एक घटना में सीमित कर देना मुझे नहीं आता, ना मुझे याद रहता है, क्योंकि वो उसको, मुझे लगता है जैसे कहानी अल्टीमेटली एक, उसको ड्रामेटाइज करना है ना चीजों को, या आपके 30 साल के या 40 साल के अनुभव को 2 घंटों में, तो आपको एक्स्ट्रा सिकोड़ना है और उसको कुछ को ज्यादा ड्रामेटाइज करके बड़ा दिखाना है, और कुछ सीन्स को वो करनी है। वो मुझे नहीं आता, ना मैं बता पाऊंगा ऐसी कोई घटना है। वरना जहां तक अच्छे बुरे अनुभव, तो आदमी मुझे लगता है हर रोज जैसे सूरज डूबता है ऐसे डूब जाता है। क्या होगा, कैसे, क्या ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेके चले थे हम। अक्सर, कभी अक्सर ऐसे ख्याल भी आते थे, कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए, क्यों आए, इज इट वर्थ इट, कैन यू डू इट, यू कांट। लेकिन फिर अगले दिन, एक दिन आशा का होता है, एक दिन बहुत भयंकर निराशा का होता है। उन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों से चलते चलते आप अपने को रोज फिर नई ऊर्जा, नई हिम्मत और नई उम्मीदों के साथ, मुझे लगता है मेरी तो जिंदगी और सोच और जीवन ऐसा ही रहा है। और यही होता है, बाकी सब ड्रामा है, बात करने के लिए, दिखाने के लिए, बेचने के लिए। कैसे किसी एक घटना को मैं याद रखूं, मैं रोज मरता हूं, रोज जिंदा हूं, धीरे धीरे फिर बहुत ही मतलब रंगमंच है, ये कहा जाता है ना, जीवन भी एक रंगमंच है। अपनी रोज स्क्रिप्ट आप खुद ही लिखते हैं, अपनी जीवन के स्क्रिप्ट राइटर हम खुद ही हैं। तो
बहुत ही अच्छी बात बोली है सर आपने कि अनुभव इतने सारे होते हैं कि हर बार याद रखना ज़रूरी नहीं होता है। सर याद ही नहीं कविताओं रहते। या ज़रूरी और ना ज़रूरी तो बहुत बात की चीज़ है। सर जी। कविताओं के साथ बहुत आप पानी लेना चाहेंगे सर? आप पानी ले सकते हैं। नहीं, नहीं, वो है, मुझे पता है पानी है। सर आप कविताओं के साथ जुड़े हैं। एक नया सफ़र आजकल आपका शुरू हुआ है। आपकी हर कविता को मैं सुनती हूँ। आप रो कविताएँ पढ़ते हैं, दूसरों के द्वारा लिखी गई कविताओं को पढ़ते हैं। लेखक ने तो अपनी कविता को लिखा होता है, लेकिन उसके शब्दों को जो जान देते हैं आप अपनी आवाज़ से सर, वो काबिल तारीफ़ है सर। हर आजकल रोज आप जितने भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, हर इंसान आपकी कविताओं को इतनी बेखूबी आप उसमें जान डाल देते हैं। कुछ सुनना चाहूँगी सर आज आपसे, अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है सर, वो आपकी उस काम के प्रति ईमानदारी को और आपके पूरे व्यक्तित्व को झलकाती है। आपका पूरा जो पर्सोना है सर, वो कहीं न कहीं आपकी आवाज़ में झलकता है। तो आपकी आवाज़ से आज कुछ सुनना चाहेंगे सर। जो आपके दिल के क्या बेहद सुना? करीब हो। सारा ही कुछ मेरे दिल के करीब है, तो दिल से दिल ही दिल है और कुछ है ही नहीं। वो क्या होता है, जैसे वो देखिए, क्या छोड़ें, क्या याद करें, क्या सुनाएं, क्या हुँ, छोड़ें, हुँ। क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। उनकी बच्चन जी का बड़ी मशहूर वो उनकी पूरी आत्मकथा है जिसका शीर्षक है बड़े बच्चन जी का। हुँ, हुँ। अ, क्या भूल कर उनकी आत्मकथा का नॉवल, क्या भूलूं क्या याद करूं। आपने पूछा ना कोई घटना बताइए। क्या क्या भूलूं क्या याद करूं। जीवन ये होता है, बाकी ड्रामेबाजी है जो लोग खूब। आपने कविताओं की बात की, एक कविता मैं आपको अच्छा सुनाता हूं मैं। ये ये कविता है श्री राजेश्वर वशिष्ठ की लिखी हुई कविता है। इसका शीर्षक है स्त्री और समुद्र। बेहद खूबसूरत। कविता का ताल्लुक जो है वो पुरुष और स्त्री से है। उन दोनों की साइकी, उन दोनों का, मुझे लगता है बहुत बहुत पोएटिक तरीके से उन्होंने कमाल का वो जो आदमी और औरत का पूरा जो सोच, उनका नजरिया, उनके उनके प्रियोकुपेशन जो होते हैं, देखने के नजरिया, जीने का नजरिया, उसको इन्होंने उसमें अ, दर्शाया है। और उसका नाम है स्त्री और समुद्र। समुद्र, जितना मेरी समझ में आया है, समुद्र मतलब पुरुष और स्त्री। समुद्र बात कर रहा है कि वो हर शाम आती है अकेली और उदास। स्त्री के लिए बोल रहा है कि वो हर शाम आती है अकेली और उदास, सुनने मेरा कोलाहल, कहने अपने मन की बात। वो हर शाम आती है अकेली और उदास, सुनने मेरा कोलाहल, कहने अपने मन की बात। हम घंटों बतियाते हैं पागलों की तरह, वो मानती है मुझे अपना दोस्त। जब भी हमें अपने मन की बात करनी होती है, अक्सर हम कुदरत के पास जाते हैं। यहाँ वो स्त्री समुद्र के पास आई है। समुद्र के पास बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में जाते हैं। तो वो हर शाम आती है अकेली और उदास, सुनने मेरा कोलाहल, कहने अपने मन की बात। हम घंटों बतियाते हैं पागलों की तरह, वो मानती है मुझे अपना दोस्त।
उसकी जेब में होता है एक पुराना रुमाल जिससे चिपकी है उसके प्रेमी के आंसुओं की गंध। उसकी जेब में होता है एक पुराना रुमाल जिससे चिपकी है उसके प्रेमी के आंसुओं की गंध। उसने बताया था वो रोया था एक दिन। उसने बताया था वो रोया था एक दिन बिना कुछ कहे। वो रोया था एक दिन बिना कुछ कहे, शायद वैसे ही जैसे बरसता है कोई बादल धूप में चुपचाप। उसने बताया था कि वो रोया था एक दिन बिना कुछ कहे, शायद वैसे ही जैसे बरसता है कोई बादल धूप में चुपचाप, और गीली भी नहीं होती जमीन। जैसे बरसता है बादल धूप में चुपचाप और गीली भी नहीं होती जमीन। वो आत्मीयता से बैठती है मेरी लहरों के करीब और देखने लगती है सांझ का सूरज। हम सब अक्सर समुद्र के पास बैठकर सांझ का सूरज देखते हैं। वो आत्मीयता से बैठती है मेरी लहरों के करीब, देखने लगती है सांझ का सूरज। उसकी आंखों में चमकते हैं दुख की रोशनाई से लिखे कितने ही छंद। उसकी आंखों में चमकते हैं दुख की रोशनाई से लिखे कितने ही छंद, जिन्हें पढ़ते हुए हम रोते हैं साथ साथ। उसकी आंखों में चमकते हैं दुख की रोशनाई से लिखे कितने ही छंद, जिन्हें पढ़ते हुए हम रोते हैं साथ साथ। मूर्छित होकर तेजी से गिरता है सूरज। शाम ढल रही है। मूर्छित होकर तेजी से गिरता है सूरज और लाल हो जाती है आसमान की आंख। मूर्छित होकर तेजी से गिरता है सूरज और लाल हो जाती है आसमान की आंख। वो लौटती है अपने घर की ओर। थोड़ी देर बैठी, रोई। आसमान की आंखें भी लाल हो गई। पूरा आसमान लाली पे आ जाता है जब सूरज ढलता है। वो लौटती है अपने घर की ओर, करीने से संभालते हुए रुमाल में बंधा अपना पुराना दुख। वो लौटती है अपने घर की ओर, करीने से संभाले हुए रुमाल में बंधा अपना पुराना दुख। मैं उससे कह भी नहीं पाता। मैं उससे कह भी नहीं पाता कि मेरा भी एक दुख है, तुम्हारे ही दुख सा। मेरा भी एक दुख है तुम्हारे ही दुख सा, जिसे मैं भूल जाता हूं तुम्हारी उपस्थिति में। मैं उससे कह नहीं पाता कि मेरा भी एक दुख है जिसे मैं भूल जाता हूं तुम्हारी उपस्थिति में या तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में। मैं जानता हूं मैं जानता हूं स्त्री और समुद्र के दुख कभी खत्म नहीं होते इस सृष्टि में। देखिए कमाल की लाइन है। मैं जानता हूं स्त्री और समुद्र के दुख कभी खत्म नहीं होते इस सृष्टि में। वे भटकते ही रहते हैं अंधेरे और उजाले के साथ साथ। वे भटकते ही रहते हैं अंधेरे और उजाले के साथ साथ। धन्यवाद। I had tears in my eyes.
जिन्होंने लिखा उनके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा, और जिन्होंने, आपने जिस तरह से इसको बोला है सर, आपकी आवाज ने पूरी की पूरी, ऐसा लग रहा था कि मैं उसको जी पा रही हूँ शब्दों को पूरी तरह से। ब्यूटीफुल सर। इसलिए मैं धीरे धीरे, मुझे ड्रामा से ज्यादा कहानी, कविता ने मुझे मुझे अपना लिया है, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ सब कुछ इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कविता में। 5, 10, 15 मिनट में ही एक पूरी 2-2.5 घंटे की फिल्म या 2 घंटे का नाटक से ज्यादा ज्यादा रिच अनुभव हमें देते हैं ये, और जीवन से जोड़ते हैं। कविता कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह जाती है, और आपको अपने साथ अगर उसमें दम है, यूं बहा के ले जाती है तूफान और बाढ़ की तरह से, जिसको करने के लिए नाटक में बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। तो कविता का अपना एक सुख है, और आदमी उसके साथ जी सकता है और खुश होके जी सकता है। क्योंकि कविता अगर रुलाती भी है तो मुझे लगता है वो भी एक सुख है। कम से कम मैं तो जिस तरह से देखता हूं, वो सुख है उसके रुलाने में भी, उसके साथ रोने में भी। आंसू देख पा रही हूँ सर मैं आपकी आंखों में। नो डाउट सर, एक बहुत ही संवेदनशील कविता थी। जो लेखक थे उन्होंने अपनी सारी संवेदनाओं को, अपनी पूरी फीलिंग्स को अब शब्दों में परोया है। और जिस तरह से सर आपने इसको बोला है, एक एक शब्द आप बिलीव नहीं करेंगे सर। ट्रूली अप्रिशिएटेड सर, आई फुल टीयर्स, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने इमोशन सर। आपकी हर कविता सब बेहद ही खूबसूरती, आपका अभिनव, मतलब मेरे को लगता है आपने कुछ भी, जो भी काम किया, चाहे वो अभिनय किया, चाहे आपने कविताएं पढ़ी, हर चीज में जान डाली है सर। ये ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो कलाकार होने के नाते आपने बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई आज। एक, अब कविताएं पढ़ते हैं तो पूरी तरह से उसमें जान डाल देते हैं। राजेंद्र सर, इतनी सारी बातें करने की इच्छा है मेरी आपसे। कुछ व्हाट वेंट राइट के प्लेटफॉर्म से आज के समाज को क्या बोलना चाहेंगे आप कलाकार होने के नाते इतने रंग देख चुके हैं समाज के, दुनिया के, कि कुछ कुछ शब्द जो आप अपने एक अपने दिल की बात जो लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत लोग आपको देखते हैं, किसी ने चिड़ियाघर में देखा, किसी ने आपको तनु एज बनू में देखा, इतनी मूवीज, इतने अभी तक सब कुछ किए, लेकिन सिर्फ कलाकार की तरह ऑन स्क्रीन लोगों ने आपको जज किया एज अ पर्सन। कुछ शब्द जो आप समाज के प्रति, किसी को मैं कुछ क्या बोलना कहूँ, चाहिए। तो दरअसल इतने इतने शोर में और इतने आडंबर और इतने झूठ में हम रह रहे हैं। हमने ऐसा समाज क्रिएट कर दिया है कि दरअसल मुझे लगता है अपने दिल की ही बात नहीं हम सुनते, बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दिल का बातें करते हैं, दिल की या कलाएं उनकी बातें करती हैं, एक्चुअल में नहीं। जैसे हमें सच बोलो ये सिखाया जाता है, हम खूब बातें करते हैं, नारों में भी, भाषणों में भी, मगर बोलते नहीं। तो ये जो दोगलापन है हमारे व्यक्तित्व का, और वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, वो सामाजिक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है उसको हर इंसान को थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, जहां तक संभव है, थोड़ा सा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए।
जो अंदर से सही लगता है थोड़ा सा उसको मान के उसको भी परसू करना चाहिए। अगर समाज ने 24 घंटे हमें ये दिखाया है कि आप साम दाम दंड भेद झूठ सच सब करके आगे बढ़ो, तो किसको दिखाने के लिए? पैसा कमाओ, बहुत नाम कमाओ, सब झूठा। थोड़ी सी अपने अपने जवाबदारी अपने लिए भी तो तय करो। आप देखिए कितने बेहतर आप इंसान बन जाएंगे। आप और मैं ही नहीं, पूरा समाज कितना बेहतर हो जाएगा, देश भी शायद बेहतर हो जाए। मगर हमने सिर्फ झूठ और दिखावे को, आडंबर को, जो बनावटी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीते नहीं है वो बातें, कहते कुछ है करते कुछ है। कथनी और करनी को थोड़ा सा एक कर लीजिए, आप पाएंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर का क्या इंसान क्या से क्या अचीव कर सकता है। और आप अगर कर सकते हैं तो धीरे धीरे वो समाज भी अचीव कर सकता है, और समाज का मतलब धीरे धीरे देश भी अचीव कर सकता है। थोड़ा सा अपने प्रति ट्रूथफुल हो जाइए, ईमानदार हो जाइए, आपको जीवन ज्यादा बेहतर लगने लगेगा। वर्थवाइल लगेगा। वरना एक पॉइंट के बाद खाली है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपने वो क्रिएट ही नहीं किया, अपने आप की ही कोई आपने सेटिस्फाई नहीं किया। आपको लगा कि मैं इतना पैसा, इतना धन, इतनी सहूलियतें जितनी पैदा कर लूं और जितना नाम कमा लूं, वो सब बुलबुला है, कुछ है तो है नहीं वो। तो थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाएगी। नेचर कितने स्वाभाविक है, नेचर में जो कुछ भी होता है कोई बिना किसी अपेक्षा के नेचर, हम भी तो एक्चुअली तो उसी का अंश है ना, नेचर का, कुदरत के ही हम हिस्से हैं। और हम कितनी बनावटी और पता नहीं क्या हमने सीख लिया है, क्या पढ़ा दिया गया है, कितने कॉम्पिटिटिव जबरदस्त उसमें लगे हुए हैं। हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहा है और दिखाना चाह रहा है और शोर करना चाह रहा है, नहीं मैं बेहतर हूं और ही बेटर है, ये रास्ता है, ये है। नेचर चुपचाप दिन और रात हो रहे हैं, बह रहे हैं, सर्दी बरसात गर्मी। हम पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, कोई बता मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ही अपने साथ संवेदनाओं के ईमानदारी साथ से। आप बात करते हैं सर। आपकी बातचीत पे बहुत ही संवेदनाएं हैं और बहुत ही रियलिस्टिक बातें करते हैं सर। आप कहीं पे कुछ भी वही फैब्रिकेशंस तो नहीं मैं है। कह रहा हूँ, वही तो होना चाहिए। हम पता नहीं क्यों भाषण सा देते रहते हैं, दरअसल खुद को ही लाउडली बोलते रहते हैं, शायद खुद के लिए, क्योंकि हम वैसा जीते नहीं है। राजेंद्र सर, आपसे बातचीत इतनी 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 सारी बातचीत हो सकती है कि मैं आपके ऊपर बहुत सारे एपिसोड्स बना सकती हूँ, लेकिन आज के लिए हम यही रुकेंगे। और जी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सर, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज आपसे इजाजत लूंगी। और शुक्रिया तो एक छोटा सा शब्द है मेरे पास। जितना काफी टाइम से, आप पिछले 3-4 महीने से मैं आपको जान रही हूँ, आपकी कविताएं पढ़ रही हूँ, हर कविता का एक हिस्सा रही हूँ आपकी सर। और खुद भी लिखती हूँ तो शब्दों से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तो हर शब्द की सर तहे दिल से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और आपके द्वारा बोली गई हर कविता की रिस्पेक्ट करती हूँ। इसी तरह आप अपनी कविताएं, अपना अनुभव और अपने अभिनय से आप हमारे साथ शेयर करते रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सर। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।